हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, हम लोग 11th की आज केमिस्ट्री जो है, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 1 का 1 स्टार्ट करेंगे। जो है देखिए, रसायन की मूल, यहाँ पे भाई अवधारणा है, ठीक है। क्या है देखिए, रसायन की मूल अवधारणा, ठीक है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा हमको क्या देखना है, क्या देखना है भाई? देखिए, अवधारणा, ठीक है, अवधारणा, अवधारणाएं, ठीक है, ये हमको देखना है भाई। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, ठीक है। चलिए देखिए, इसका 1 स्टार्ट करेंगे और इसको एक ही पूरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग भाई बने रहिए क्लास के साथ और लास्ट तक देखिए। आपको अब देखिए, टाइम टेबल बता दिया गया है। केमिस्ट्री के क्लास में कुछ डिले हुआ, कुछ लेट हुआ, ठीक है, लेकिन अब से आपका केमिस्ट्री का भी टाइम के हिसाब से, ठीक है, रेगुलर चलेगा, एक एक 1 शॉट। तो सभी लोग अब भाई तैयारी कर सकते हैं। और ठीक है, 11th का सबका बोर्ड, सॉरी, 11th का सबका वार्षिक परीक्षा भी आने वाला है। तो सभी लोग तैयारी करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और 11th की तैयारी अच्छे से किए रहेंगे तो 12th में भी अच्छे से पढ़ेंगे। जो 11th में सही से नहीं पढ़ा रहेगा, वो 12th में भी प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। चलिए देखिए, और जो भी अभी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए भाई, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, परिचय, सबसे पहले देखिए हमें रसायन विज्ञान का परिचय जानना है भाई। रसायन विज्ञान का परिचय, देखिए रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। हम क्या लिखेंगे देखिए भाई, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं भाई, ठीक है। देखिए, रसायन विज्ञान को, विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, देखिए, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र भाषा के, मिस्र भाषा के केमिया से हुई है। किससे हुई है? देखिए, केमिया से हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र भाषा के केमिया से हुई है, ठीक है, केमिया शब्द से हुई है। केमिया का अर्थ काला रंग, काला रंग होता है, ठीक है। देखिए, प्रारंभ में केमिस्ट्री एक कला का विषय था, ठीक है। तो देखिए, बाद में इसे बहुत से वैज्ञानिक इस पर अध्ययन किए, प्रयोग किए, तब इसे विज्ञान की श्रेणी में लेकर आए। तो रसायन विज्ञान क्या? देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए लिखेंगे, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या करते भाई? देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के, पदार्थों के संगठन, संरचना तथा
रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। संगठन, संरचना और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं भैया, देखिए अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए हो गया हमारा रसायन विज्ञान का परिभाषा और उसका परिचय, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के जनक कौन है? देखिए दो जनक है रसायन विज्ञान के। जो प्रारंभिक जनक है, जो इसको स्टार्ट किए थे, वो है जे बर्जीलियस। क्या है? जे बर्जीलियस। और जो आधुनिक जनक है वो है लेवासिए, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे रसायन विज्ञान के प्रारंभिक जनक जे बर्जीलियस तथा आधुनिक जनक लेवासिए हैं। क्या भैया? लेवासिए हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान के प्रारंभिक जनक कौन है? जे बर्जीलियस है। और आधुनिक जनक कौन है? लेवासिए हैं। ये तो देखिए हो गया रसायन विज्ञान का परिचय, सामान्य परिचय की रसायन विज्ञान क्या है, कैसे बना है, उसका परिभाषा क्या है और उसके जनक कौन कौन है, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है भाई, देखिए हमारा रसायन विज्ञान के देखिए तीन भाग होते हैं। रसायन विज्ञान के तीन भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? देखिए भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ठीक है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ये तीन भाग होते हैं रसायन विज्ञान के। कितने भाग होते हैं भैया? देखिए तीन भाग, ठीक है। देखिए भौतिक रसायन में देखिए सिंपल सा हम बात करें तो देखिए क्या होता है इसमें। देखिए हम रसायन विज्ञान के देखिए भौतिक परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन जो कि रिवर्सिबल होते हैं, पुनः वापस आते हैं भाई। जैसे ठोस, द्रव, गैस अवस्था से परिवर्तन संबंधित अध्ययन करते हैं, वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए कार्बनिक रसायन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन जिसमें करते हैं वो क्या होता है? कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? देखिए अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि देखिए हमारा क्या, देखिए H2O, NaCl, ठीक है। ये सब क्या है? अकार्बनिक है। यहाँ देखिए CO2, CH4, ये सब क्या है? कार्बनिक रसायन है। तो कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन करेंगे तो कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक पदार्थ का करेंगे तो अकार्बनिक रसायन, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया हमारा, देखिए ये हो गया रसायन विज्ञान के प्रकार हो गए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई रसायन विज्ञान का महत्व। अब देखिए रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? देखिए भाई रसायन विज्ञान में देखिए क्या क्या हम करते हैं। देखिए मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, ठीक है, उर्वरक, क्षारों, अम्लों, लवण, ठीक है, इत्यादि का देखिए अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में और क्या करते हैं? देखिए भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो, सुविधा से संबंधित अध्ययन, जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक इत्यादि का निर्माण, इसका उपयोग भी पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख औषधियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर में प्रभावी देखिए क्या है? सिस्प्लाटिन और क्या है? देखिए टेक्सटोल। इसका भी हम क्या करते हैं, जो इसके बारे में कैसे बनाया जाता है, इसका कैसे कैसे सब पूरा गुण, ये सब किस में पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान की देन से हमें देखिए एड्स में प्रभावी देखिए जो एक है क्या है? AZT, ठीक है। इसका क्या देखिए? एजिडोथाइमिडीन। यह उसको देखिए सही तो नहीं कर सकता है बट उसके प्रभाव को कम करता है। इसके बारे में भी हमें किससे पता चलता है? रसायन से।
और देखिए रसायन का बहुत सा महत्व, जैसे देखिए अतिचालक, सिरोमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशी, सब के बारे में रसायन विज्ञान मिलता है। पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित समस्याओं जैसे तापमंडल में ओजोन, अवक्षय, CFC गैस, जितने भी हैं सब हमें किस में मिलती है, रसायन विज्ञान के बारे में। इस सब से हमें क्या होता है, रसायन विज्ञान में ही पता चलता है। तो रसायन विज्ञान के अध्ययन से ये सभी क्या होते हैं, सुविधाजनक हो जाते हैं। इनके बारे में अध्ययन जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, सरल हो जाता है। आगे देखिए द्रव्य। द्रव्य क्या है भैया, देखिए द्रव्य क्या है। द्रव्य देखिए हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनका अनुभव हम छू कर या देखकर अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, द्रव्य। तो देखिए हम लिखेंगे हमारे आसपास की, हमारे आस पास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, भार होता है, तथा जिनका अनुभव, जिनका अनुभव हम छूकर या देखकर अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अनुभव हम छूकर या देखकर कर सकते हैं, कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, देखिए द्रव्य कहलाता है। देखिए कह रहा है हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम छूकर या देखकर अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे टेबल, बेंच, गाड़ी, मोटर, ईंट, पत्थर, यहाँ तक कि इंसान भी, हम लोग भी क्या है भाई, द्रव्य है। हम भी स्थान घेरते हैं, हमारे अंदर भी भार होता है, तो हम क्या हैं, द्रव्य है। जैसे में देखिए हम लिख देंगे, जैसे में देखिए क्या है भाई, टेबल, बेंच, ठीक है, एक मिनट, बेंच, और फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं ईंट, पत्थर, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है, देखिए हमारे द्रव्य हैं, ठीक है, ये सब क्या है, द्रव्य है। अब देखिए भाई ये तो हो गया द्रव्य मतलब पदार्थ। इसके बाद देखिए है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को देखिए दो भागों से बांटा गया है भाई। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। देखिए फिजिकल मतलब ऐसा देखिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसमें एक दूसरे में संबंध, एक दूसरे में परिवर्तन होता रहे, ये उसमें वो उसमें बदलता रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, रासायनिक वाले में एक शुद्ध होता है, एक और अशुद्ध, मतलब यौगिक और मिश्रण। और यहाँ देखिए जो आपका ये है, देखिए भौतिक वर्गीकरण, इसमें देखिए ठोस, द्रव और गैस है। अब देखिए हम इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। अभी तो इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ना भी है हमको, बट यहाँ पे देखिए बस हम ये जान लेते हैं ठोस क्या होता है। देखिए ठोस पदार्थ देखिए वो होते हैं जिनका जिनका आकार तथा आयतन स्थिर होता है, का आकार तथा आयतन स्थिर होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे में देखिए क्या है भाई, जैसे में देखिए क्या है बताइए। ठोस में देखिए, जैसे में देखिए क्या है भाई, देखिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ठोस हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, द्रव, जिनका आकार निश्चित होता है, ठीक है,
तो आकार क्या होगा देखिए, अनिश्चित, अनिश्चित। और आयतन क्या होता है देखिए भैया, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या रहेगा देखिए, निश्चित होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है भैया, आयतन देखिए निश्चित होता है। अब देखिए इसमें जैसे में देखिए क्या आ जाएगा, द्रव में देखिए, द्रव में देखिए सिंपल सा आ जाएगा, जैसे देखिए जल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, दूध इत्यादि। अब देखिए इसमें देखिए आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है भैया, अनिश्चित होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु, ये सब क्या है, ये सब गैस है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध हो गया। शुद्ध में देखिए क्या है, तत्वों के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, मतलब देखिए दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने पर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ मतलब कि यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे देखिए यौगिक ना, देखिए यहाँ पे हम देखिए यौगिक पढ़ेंगे, यौगिक। अब देखिए इसमें देखिए क्या रहेगा देखिए भाई, जैसे में देखिए H2O में देखिए इसका देखिए एक संबंधी 8 का अनुपात है। 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, तभी ये बनेगा। ठीक है, फिर मिश्रण है, मिश्रण में देखिए क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। क्या होता है भैया, अनुपात। इसमें देखिए एक हमारा तत्व भी होता है, शुद्ध पदार्थ में एक तत्व होता है। क्या रहता है भैया, देखिए एक तत्व भी इसी में रहता है, देखिए तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व क्या होता है देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें एक ही प्रकार के अणु पाए जाएंगे, परमाणु, क्या होगा, तत्व। और तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या होगा, मिश्रण। ये देखिए हमारा हो गया द्रव्य का वर्गीकरण हो गया। क्या हो गया भैया, द्रव्य का वर्गीकरण। आगे देखिए जैसे दिया, देखिए ठोस है, ठोस का देखिए निश्चित आकार तथा आयतन निश्चित होता है। द्रव में देखिए आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, सबका देखिए गुण दिया है, ठोस, द्रव, गैस का देखिए पूरा गुण आपको दे दिया है। ठीक है देखिए कह रहा है जब ठोस को गर्म करते हैं तो देखिए ये क्या है, देखिए ये देखिए पहले क्या बदलता है, देखिए देखिए ठोस को गर्म करेंगे तो पहले पिघलता है, फिर गैस में बदल जाता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। देखिए शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण, ये भी अभी हम देखे थे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, या तो तत्व होते हैं अथवा यौगिक होते हैं, इनका संगठन हमेशा समांगी होता है। मिश्रण हमें देखिए, मिश्रण में हमेशा ही दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो समांगी होते हैं अथवा विषमांगी। समांगी भी हो सकते हैं, विषमांगी। देखिए समांगी और विषमांगी दोनों अलग अलग दिया है। क्या होता है देखिए, अगर हम बात करें समांगी मिश्रण की और विषमांगी मिश्रण की, समांगी मिश्रण देखिए क्या होता है, एक समांग संगठन रूप एवं गुणधर्मों वाला होता है। इसे हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। समांगी मिश्रण में जो पदार्थ मिलाते हैं उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल होता है, चीनी पानी के घोल को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं भाई, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चीनी पानी के घोल को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो क्या समांगी। विषमांगी में क्या होता है, इसमें मिलाए गए पदार्थ के देखिए रंग, रूप, आकार सब अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग रहेंगी तो ये हमको अलग अलग दिखाई देंगी। जैसे पानी में रेत हो गया, ये देखिए इसका अगर हम बात करें तो देखिए पानी, ठीक है, अगर उदाहरण की देखिए बात करें, पानी प्लस चीनी, ठीक है, ये देखिए क्या है, समांगी है। इसमें देखिए क्या रहेगा, देखिए पानी, पानी में देखिए हम क्या करेंगे, देखिए रेत मिला देंगे भैया। क्या करेंगे देखिए, रेत मिला देंगे, पानी में रेत मिला देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पानी में रेत। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या, देखिए द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान देखिए क्या, देखिए हेडिंग है, देखिए द्रव्यमान, केवल ये है हेडिंग भैया, ये हेडिंग नहीं है। ठीक है, किसी द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की वह मात्रा होती है,
द्रव्यमान देखिए किसी द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की वह मात्रा होती है, ठीक है, उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है तथा इसे प्रयोगशाला में एक विश्लेषिक तुला का प्रयोग करके अत्यंत शुद्धता पूर्वक मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान देखिए किसी पदार्थ में उपस्थित, चाहे किसी द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है वही द्रव्यमान होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है। और किसी वस्तु का भार देखिए, इसे हम यम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भैया? यम से। लेकिन देखिए अगर हम वस्तु का भार बात करें तो भार देखिए उस वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित बल के बराबर होता है। इसे W से व्यक्त करते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और देखिए W बराबर देखिए क्या आ जाएगा? mg, जहां g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है भैया? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है। तो ये देखिए हो गया द्रव्यमान और भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित होता है जबकि उसका भार गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन के कारण क्या होता है? स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। किसी पदार्थ का घनत्व तो देखिए क्या होता है? उसके प्रति इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा होती है। घनत्व तो क्या होता है? देखिए एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए घनत्व तो कहते हैं। ठीक है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, या तो हम कह सकते हैं देखिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। सामान्यतः ग्राम सेमी में भी देखिए होता है, इसे ग्राम सेमी में प्रयुक्त करते हैं। ताप की एसआई देखिए इकाई, ताप का एसआई मात्रक देखिए केल्विन होता है। इसे डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। देखिए अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो देखिए क्या होता है? देखिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। अगर केल्विन में क्या करना है तो डिग्री सेल्सियस में 373 जोड़ देंगे। 373.1 मतलब 373 जोड़ देते हैं। ठीक है। आगे देखिए मापन में कोई राशि बीमा या सीमा होती है। ठीक है। किसी विशिष्ट इकाई की तुलना में तथा मात्रक मापन में मानक के रूप में चुनी हुई एक निश्चित राशि। देखिए कह रहा है कि किसी कोई मापन है, मापन में कोई राशि क्या होती है? बीमा या सीमा होती है। ठीक है। एक निश्चित बीमा और उसकी एक सीमा होती है। और जो उसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? उसमें प्रयोग की गई चुनी हुई एक निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं। अब देखिए सभी मापन अनिश्चितता की कुछ मात्रा को दर्शाते हैं तथा इसे मापन में सार्थक अंकों की संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। सार्थक अंक देखिए क्या हो गया भैया? देखिए सार्थक अंक क्या होता है? देखिए जो मापन को दर्शाता है। वैज्ञानिक संकेतन क्या है? देखिए ऐसा चर घातांक संकेत होता है जिसमें किसी भी संख्या का n × 10 के पावर n के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक संकेत। जैसे देखिए 542 लिखा है तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? 5.42 गुणे 10 के घाते क्या लिख सकते हैं? 2। या तो देखिए 0.057 लिखा है तो हम लिख सकते हैं देखिए 5.7 गुणे 10 के घाते, देखिए यहाँ 2 अंक इधर गया तो माइनस क्या आ जाएगा? 2 क्या आ जाएगा। तो ये देखिए वैज्ञानिक संकेतन विधि है जिसमें 10 के घात के रूप में लिखते हैं। वह क्या कहलाता है? हमारा वैज्ञानिक संकेत विधि। ठीक है। आगे देखिए यन धनात्मक या ऋणात्मक मानों के एक के साथ एक चर घातांक है तथा यन का मान 1 से 10 के बीच हो सकता है। यन का मान 1 से 10 के बीच हो सकता है। परिशुद्धता क्या होती है? देखिए समान राशि हेतु विभिन्न मापनों की निकटता को बताता है, जबकि शुद्धता क्या होता है? देखिए परिमाण के सही मान हेतु किसी विशेष मान की सहमति होती है। किसी विशेष मान की सहमति होती है। ठीक है। अब देखिए सार्थक अंक देखिए क्या होता है भाई? ऐसे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनकी निश्चितता के साथ जाना जाता है। जिन्हें निश्चितता के मतलब हम देखिए कह सकते हैं किसी राशि को व्यक्त करने के लिए निश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। निश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सार्थक अंकों की गणना के लिए निम्नलिखित नियम है।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, पहला देखिए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक है देखिए, 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी अंक हैं, ये कहीं भी आएंगे, आगे आए, पीछे आए, बीच में आए, कहीं भी इन्हें सार्थक अंक मान लेंगे। यथार्थ संख्याओं में सार्थक अंकों की एक अनंत संख्या होती है। जो यथार्थ संख्या होते हैं उसमें सार्थक अंक की कोई गणना नहीं है, जो मतलब दशमलव के बाद बार बार आते हैं। जैसे 1/3 लिख दे हम, तो इसमें क्या होता है भाई, ये देखिए, ये क्या आ जाता है, 0.333333 आता रहता है ना बार बार। तो ये 3 आता रहता है दशमलव के बाद, तो इसमें क्या होता है, अनंत संख्या होती है, इसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे देखिए अगर हम बात कर ले, देखिए देखिए 0.333 है, ऐसे आता है जैसे, या फिर देखिए 1/, इसी का मान ये है देखिए 0.33। अब ये तो देखिए क्या है, इसमें सार्थक अंक रुकेगा भाई, 3 भाग देते रहेंगे, आता रहेगा। तो ये क्या है, अनंत सार्थक अंक है। कितने रहेंगे भैया, अनंत सार्थक अंक होंगे। इसके बाद देखिए, तथा देखिए, अशून्य अंक से पूरे या दशमलव से पूरे शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ऐसे लिख दें, इसमें ये शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। कोई अशून्य अंक है, उसके पहले का शून्य या तो दशमलव के पहले का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, तथा दो अशून्य अंकों के मध्य या अशून्य अंकों के पश्चात शून्य सार्थक अंक होता है। दशमलव बिंदु के दहाई और आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक। जैसे देखिए कह रहा है कि अगर शून्य न जैसे ऐसे हो, देखिए 505 हो, तो ये सार्थक अंक होगा, 3 सार्थक अंक होंगे। 203 हो, ये भी सार्थक अंक होगा। जैसे ऐसे आ जाए, अब ये सार्थक अंक गिना जाएगा। दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य भी सार्थक अंक गिना जाता है। परिमाण में दशमलव बिंदु के पश्चात किसी भी मूल संख्या की तुलना में अधिक सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, ये सब देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है हमारे। इसके बाद देखिए क्या है, मात्रकों की SI पद्धतियां हैं। मात्रकों की SI पद्धति, देखिए SI पद्धति देखिए क्या क्या है, देखिए जैसे देखिए आधार भौतिक राशि है, देखिए लंबाई, लंबाई का देखिए प्रतीक क्या है, देखिए यल है। ठीक है, और देखिए इसका SI मात्रक मीटर है, मीटर का प्रतीक यम है। फिर देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का देखिए यम, यम से करते हैं द्रव्यमान को व्यक्त, किलोग्राम होता है। समय को देखिए T से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक देखिए सेकेंड होता है। तापमान को देखिए T से करते हैं, इसका मात्रक केल्विन। पांचवा देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और ऐसे ही देखिए पदार्थ की मात्रा का क्या होता है भाई, देखिए मोल। और देखिए ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडिला। ये सब इसके क्या है भैया, मात्रक हैं सभी राशियों के, जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पूरा पढ़ेंगे ये सब। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरा जो इसका डिटेल है वो फिजिक्स में हमको मिलता है। कहाँ मिलता है, फिजिक्स में भी। अब देखिए आगे हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में देखिए पहला जो है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भैया। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक परिघटना के फलस्वरूप उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हम देखिए लिखेंगे, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिघटना के फलस्वरूप उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है भैया, अपरिवर्तित रहता है। मतलब जितना द्रव्यमान मिलाते हैं उतना द्रव्यमान हमको मिल जाता है। मतलब देखिए हम कह सकते हैं सीधे सीधे, देखिए अभिकारक का द्रव्यमान
बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, देखिए उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, ये देखिए हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया भैया। क्या हो गया, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए दूसरा देखिए क्या है भाई, देखिए नियम। जैसे देखिए C+O2 करेंगे तो ये देखिए मिल जाएगा CO2, जितना इसका देखिए 12 और यहाँ देखिए आ जाएगा 32, ये 44 होता है, द्रव्यमान मिल जाता है पूरा। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम क्या होगा भैया, देखिए 1 मिनट। ठीक है, देखिए अब हमको देखना, देखिए गुणित अनुपात का नियम। देखिए यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक क्या करते हैं भैया, बनाते हैं। दो तत्व कह रहा है कि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो एक तत्व के सापेक्ष दूसरे तत्व, ठीक है, एक तत्व के सापेक्ष दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, ठीक है, दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक में अनुपात होते हैं, द्रव्यमान में सरल अनुपात होता है, अनुपात होता है। क्या होता है भैया, सरल अनुपात होता है। देखिए कह रहा है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, क्या करते हैं भैया, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर मिलकर देखिए क्या बनाएंगे, देखिए H2O और H2O2 बनाते हैं। इसमें देखिए एक संबंधे 8 का अनुपात है, तो इसमें देखिए क्या है, 2 संबंधे 16 का अनुपात है। ठीक है, मतलब देखिए इनमें एक सरल अनुपात है कि नहीं, देखिए ये जितने अनुपात में ये मिल रहा है उतने में ये भी मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए 1 से 2 हुआ तो ये देखिए 8 से कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, एक सरल अनुपात में मिल रहे हैं। इसी प्रकार देखिए गैर-लुसाक का नियम, किसका है भैया, गैर-लुसाक का नियम। तो देखिए इस नियम में हम क्या कहेंगे, देखिए जब कह रहा है कि देखिए गैर-लुसाक का नियम, देखिए या गैसों के आयतनों का नियम, गैस के आयतन का नियम हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब गैसें आपस में मिलकर किसी अन्य गैस
का निर्माण करती हैं, गैस का निर्माण करती हैं, मतलब अन्य गैस को बनाती हैं। ठीक है, अन्य गैस का निर्माण करती, भाई किसी अन्य गैस को क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, तो सामान्य ताप व दाब पर इनके आयतन एक निश्चित सरल अनुपात में संयोजित होते हैं। ठीक है, इनके आयतन की समान मात्रा में, आयतन की समान मात्रा में देखिए क्या रहेगा भाई, देखिए अणुओं की संख्या समान होगी, अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, अणुओं की संख्या क्या होगी भैया, समान होगी, अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, देखिए अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस देखिए ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे भाई, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके देखिए बना लेंगे हमारा, देखिए या तो H2O ही बना दे, देखिए H2O यहाँ पे हाफ कर दे। ठीक है, H2O बना दे। तो देखिए अगर कह रहा है कि देखिए ये 100 ml है, ठीक है 100 ml, और ये देखिए 50 ml। ठीक है, तो ये भी कितना रहेगा, देखिए 100 ml। देखिए अगर इसका देखिए एक अणु है, ये 100 ml है, इसका आधा अणु है, ये तब 50 होगा, और इसका एक अणु है तो 100 ml, मतलब जितना अगर मोलों की संख्या बराबर रहेगी तो इसका आयतन भी समान होगा। यही क्या है, गैलुसाक का नियम है। ठीक है, अवोगाद्रो नियम क्या है भाई, अवोगाद्रो नियम क्या है, देखिए सामान्य ताप व दाब में गैसों के अणुओं की एक मिनट, सामान्य व ताप गैसों के स्थिर आयतन में, स्थिर आयतन में, ठीक है स्थिर आयतन मतलब एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अणुओं की संख्या बराबर होती है, क्या होती है भैया, बराबर होती है, अणुओं की संख्या बराबर होती है। इसे अवोगाद्रो अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, देखिए अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। देखिए अवोगाद्रो के एक साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार देखिए सामान्य ताप और दाब पर जो कोई गैस होता है, गैस के स्थिर आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है भैया, वो निश्चित होती है। ठीक है, बराबर होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे Na से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये देखिए ना 1 लीटर के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब देखिए हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या क्या पॉइंट है। देखिए
पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया कि कोई भी पदार्थ होगा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, परमाणु बोलते हैं। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किसी तत्व का क्या है भैया, छोटे से छोटा कण है, ठीक है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ज्यों का त्यों बना रहता है। इनके अनुसार देखिए परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जैसे का तैसा हमेशा रहता है, कभी बिगड़ता नहीं है, ठीक है। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार व अन्य गुण में समान होते हैं। इनका कहना था कि अगर एक ही तत्व का परमाणु है तो उसका चाहे जितना परमाणु लेंगे उसका आकार, क्रमांक, गुण सब क्या होंगे, समान होंगे, क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, जिसे यौगिक परमाणु कहते हैं, यौगिक का निर्माण कहते हैं। परमाणु अविनाशी है, अर्थात इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के केवल संयोजन, पृथक्करण या पुनर्विन्यास के कारण होती है। और इन सातों पॉइंट को मिलाकर देखिए डाल्टन ने क्या कहा, देखिए परमाणु सिद्धांत के आधार पर देखिए डाल्टन के परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। डाल्टन ने क्या बताया, देखिए परमाणु किसी भी तत्व का छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। डाल्टन के देखिए परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या क्या थे भाई, देखिए डाल्टन परमाणु सिद्धांत उस समय ज्ञात द्रव्यमान संरक्षण नियम तथा स्थिर अनुपात जैसे रासायनिक संयोग के नियम का समाहित करता था। मतलब इन दोनों नियम को क्या करता था, पालन करता था उसका। डाल्टन परमाणु सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की विभिन्नता को भी व्यक्त करता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की विभिन्नता को भी व्यक्त करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्नता को भी व्यक्त करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की संरचना के मूल विचार को प्रस्तुत करता है, ठीक है, मूल विचार को प्रस्तुत करता है। अब देखिए हम लिखेंगे दोष, क्या लिख लेंगे भैया, यहीं पे देखिए दोष भी लिख लेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष, पहला देखिए है परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु विभाज्य है। देखिए दोष क्या है, देखिए डाल्टन ने देखिए बताया था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, अविभाजित है। लेकिन अब आधुनिक परमाणु के अध्ययन के बाद ये देखा गया कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि में हम क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अगला है देखिए एक ही तत्व के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। देखिए एक ही तत्व के परमाणु के गुण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग क्या हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। और अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुण एक समान हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान देखिए क्या होता है, देखिए इकाई देखिए इसका क्या, देखिए एटॉमिक मास यूनिट होता है। देखिए को कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के ठीक बराबर होता है। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जो कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ए बराबर देखिए क्या होता है P प्लस N, या तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, देखिए या ए बराबर देखिए Z प्लस N। देखिए किसी पदार्थ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं।
और किसी अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुवीय द्रव्यमान के योग को परमाणुवीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जितने भी परमाणु होंगे उनके द्रव्यमान के योग को परमाणुवीय द्रव्यमान, तथा आयनिक यौगिक में देखिए इसे सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। आयनिक यौगिक रहेगा तो सूत्र द्रव्यमान, और अणु के रूप में रहेगा तो क्या होगा, तब देखिए आणविक द्रव्यमान। ठीक है, किसी पदार्थ का मोल वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। बस। इसके बाद देखिए किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को ग्राम में उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। 1 मोल द्रव्यमान को ग्राम में उसका क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब मेन पॉइंट देखिए ये है, किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व के प्रतिशत संगठन को निर्धारित करने के लिए देखिए तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए हम जैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे H2O में हाइड्रोजन का देखिए द्रव्यमान, देखिए हाइड्रोजन का देखिए यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है, और कुल द्रव्यमान देखिए कितना है भाई, देखिए 18 है। पूरे क्या कर देंगे हम 100, तो आ जाएगा देखिए 200 के बटे 18, मतलब देखिए 18 एकम 18, फिर 2 बचेगा, 18 एकम 18.11 आ जाएगा ना, इतना प्रतिशत, 11.11% आ जाएगा। आगे देखिए है मूलानुपाती सूत्र, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात होता है। परमाणुओं का एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या होती है। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र तो समान हो सकते हैं, लेकिन आणविक सूत्र समान नहीं हो सकते। देखिए आणविक सूत्र जैसे देखिए क्या है भाई, देखिए चीनी का अणु सूत्र, अगर हम देखें अणु सूत्र, या तो हम देखिए ग्लूकोज लिख ले भाई, सिंपल सा देखिए ग्लूकोज का अणु सूत्र, ग्लूकोज का अणु सूत्र देखिए क्या रहता है भाई, देखिए C6, ठीक है, C6H12 और O6 ना। लेकिन अगर इसका देखिए मूलानुपाती सूत्र पूछेगा भैया, देखिए मूलानुपाती सूत्र में देखिए क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र में देखिए हमको ये देखना है भाई, देखिए इसका एक सरल अनुपात लेंगे ना, इसका देखिए 6/12/6 है। सरल अनुपात करने के लिए 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए CH2O हो जाएगा ना। इसका एक सरल अनुपात ले लेंगे। देखिए अब जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या होता है, उसके एक अणु में परमाणुओं की संख्या जो होती है अणुसूत्र कहलाती है, और परमाणुओं की संख्या का एक सरल अनुपात बना देंगे तो सरल अनुपात क्या कहलाता है, देखिए मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। रासायनिक देखिए रस समीकरण मिति देखिए क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमानों की गणना से संबंधित जो अध्ययन होता है इसे हम बोलते हैं रस समीकरण मिति। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं भाई, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान होते हैं उसके संबंध को बताने वाले जो अध्ययन होते हैं वह क्या किसके अंतर्गत आते हैं, रस समीकरण मिति। ठीक है, इसके बाद देखिए वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में पूर्ण रूप से देखिए क्या है भाई, खप जाता है, खत्म हो जाता है तथा निर्मित उत्पादों की मात्रा को सीमित करता है, उसे क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। देखिए जब अभिकारक पूर्ण रूप से खत्म होकर के उत्पाद बनाता है तो उसको सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। किसी विलयन की सांद्रता को निम्न तरीकों से अभिव्यक्त किया जाता है। सांद्रता को देखिए व्यक्त करने की विधि कौन कौन सी है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत है, विलेय देखिए विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा 100, ये आ जाएगा देखिए द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद देखिए विलेय के मोल अंश देखिए क्या होंगे,
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के बटे विलेय की मोलक संख्या और विलायक की मोलक संख्या, मतलब जिसका पूछेगा उसके मोलक संख्या बटे कुल मोलक संख्या। अगर देखिए मोलरता पूछेगा तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, ठीक है। ऐसे देखिए मोलरता, मोललता, ठीक है। यहाँ देखिए मोललता पूछेगा भैया, ये देखिए क्या रहेगा, देखिए मोललता। मोललता में देखिए क्या रहता है, देखिए किलोग्राम में आ जाता है द्रव्यमान, बस यही है अंतर और कुछ है नहीं। अब जैसे देखिए कह दे कि देखिए 10 ग्राम, या तो देखिए हम ऐसे दे दे भाई, देखिए हम दे दे भाई, देखिए 36 ग्राम जल में, देखिए हम क्या देखिए भाई मिला दे भाई, देखिए 36 ग्राम ना करके देखिए हम ऐसे कर देते 72 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाई गई, तो जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होगी, जल के मोलों की संख्या होगी। देखिए भैया जल के मोलों की संख्या क्या होगी, देखिए जल के मोलों की संख्या, देखिए हम पहले जल का देखिए मोल निकालेंगे, सही मोल अंश क्या होगा ना, जल का मोल अंश क्या होगा, जल का मोल अंश क्या होगा, मोल अंश क्या होगा। तो देखिए भाई अगर हम बात करें, देखिए 72 ग्राम जल है, तो देखिए जल का मोल देखिए क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार, 72 के बटे 18, भार बटे अणुभार कितना आ जाएगा 4। अब देखिए चीनी का मोल, चीनी के मोल की बात करें तो चीनी देखिए कितना है भाई 20 ग्राम है, और चीनी का देखिए सूत्र कितना रहता है, देखिए C12H22O11, ठीक है। देखिए 12 बरहम 144 प्लस देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 22 और प्लस देखिए क्या आ जाएगा 11 गुणे 16 कर देंगे ना, देखिए 11 गुणे 16 जितना आएगा इसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जितना भी आएगा यक्स इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसके मोलों की संख्या आ जाएगा। फिर देखिए जल का देखिए हम लिखेंगे किसका, देखिए मोल अंश देखिए H2O का ना, तो देखिए 4 के बट्टे हम ये जो आएगा यक्स प्लस 4 कर देंगे, हो जाए यही आ जाएगा, मतलब जितना मोलों संख्या आएगा इस सही 4 बट्टे ये जो आएगा ना, 4 के बट्टे यहाँ पर जो आएगा इसको यहाँ पे हम रख देंगे, 4 प्लस ये कर देंगे, जो आएगा ये यहाँ पे रख देंगे, हो जाएगा मोलों, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए मोलरता मोललता सब निकालते हैं, इसका आप लोग देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम बताएंगे, ठीक है। और हम लोग चलेंगे देखिए अब अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ये तो देखिए बस आपका मूल अवधारणा था, जो जानने वाली बात थी, जो हमें जानकारी के लिए थी, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परमाणु वाला चैप्टर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।